ठीक है। हाय फ्रेंड, एनआईटी एनर्जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है। आप देख सकते हैं, ये अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है, जो कि 2019 का पेपर है। इसको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमने आप लोगों का जो सेकेंड ईयर का इंडस्ट्रियल कैलकुलेशंस के पेपर को सॉल्व कराया था। तो इत्तेफाक से बाई चांस क्या था, वो लगा उसमें जो हमने सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व कराया था आईसी का। किसका कराया था? आईसी का, इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन। तो लगभग लगभग हमारे 20 से 30 नंबर का उसी से आ गया था पेपर, जो कि हमने 2019 का पेपर सॉल्व कराया है। तो उससे लगभग 20 से 30 नंबर का, 30 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन आ गया था, इसी से आ गया था जो हमने सॉल्व कराया था। तो आशा करते हैं इससे भी आएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री से भी आएगा जो भी। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये पहले हमने जैसे उसको भी आईसी को भी स्टार्ट किया था, तो उससे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि भाई हम सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं। ये हमारे सिलेबस में है, सेकेंड ईयर के ये सिलेबस में है। जो सेकेंड ईयर की ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस में है अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री सेकेंड। ये जो सेकंड अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड है, इस सब्जेक्ट को क्यों रखा गया भाई? कुछ ना कुछ सोच के ही रखा गया होगा कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम। केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, फिर सेकंड ईयर में भी केमिस्ट्री है, वो भी अप्लाइड सेकंड करके है। वो उसमें हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, आप लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वो क्या था? अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट था। अब ये नेक्स्ट और दे दिया गया एक स्टेप में अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड। तो ये सब्जेक्ट को डालने का मेन उद्देश्य, क्योंकि जो भी सिरेमिक ब्रांच है वो जनरली केमिकल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कि अधिकतर हम कह सकते हैं ये केमिकल वाली ब्रांच है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है, रॉ मटेरियल से कच्चे पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है। तो उन सब के उस पदार्थों के बारे में हमें अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि कौन से पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि सिरेमिक इंडस्ट्री है, सिरेमिक इंडस्ट्री है। सिरेमिक में तुम्हारा लगभग सभी का आ जाते हैं, तुम्हारा आ जाता है व्हाइट वेयर आ जाएगा, व्हाइट वेयर आ जाएगा, आपका टाइल्स आ जाएगा। ठीक है। सैनिटरी वेयर, ये सब बहुत सारे है जाते हैं। तो इन सब को बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स में कौन सा होगा आपका? रॉ मटेरियल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्ले होता है। अब क्ले में क्या होता है आपका? Al2O3, 2Si, 2H2 होता है। तो ये केमिकल्स ही है ना। एल्युमिनियम है, सिलिका है, एल्मुना सिलिका है, फिर वाटर है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा कि ये इसको हम डालते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कौन है, किस किस से एल्मुना पाया जा सकता है, जैसे हमने क्ले से बताया, और कहाँ से पाया जा सकता है। तो इन सब रॉ मटेरियल्स के बारे में, जितने भी सिरेमिक इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, फैक्ट्री इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, लगभग मोस्ट ऑफ दी। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल इसमें यूज किया जाता है। तो वो जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि उसके कंपाउंड कौन कौन से हैं, आयस कौन सा है, कहाँ से वो प्राप्त किया जाता है, उसके गुण क्या है। तो इन सब के बारे में समझने के लिए आपको इस अप्लाइड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को रखा गया है, जिससे कि आप आगे चल के जब भी एक आप इंडस्ट्री में जाए, तो आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनके आयस कहाँ से वो प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उनका शोधन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप किया जाता है, और इस मटेरियल को डालेंगे तो उस प्रोडक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी घटाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। तो इस सबको आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। अप्लाइड केमिस्ट्री सेकेंड। तो इसमें भी बच्चे डरते रहते हैं, जैसे आईसी में डरते रहते थे कि सर जी पूरा ही आपका आएगा क्या, पूरा न्यूमेरिकल बेस पे आएगा क्या। तो इसमें भी लोग डरते रहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से कि आपको अच्छे से आपको समझना होगा, इस सब्जेक्ट के बारे में समझना होगा। और उससे पहले हम आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, अभी तो आज हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो भी कंपाउंड है, जो भी जैसे कि आपके ग्लास के रॉ मटेरियल्स है, ग्लास रॉ मटेरियल्स है, ग्लास रॉ मटेरियल्स क्या हो जाएंगे तुम्हारा? इसमें मेन मटेरियल जो होता है SiO2 होता है, B2O3 होता है, B2O3 होता है। जैसे नेटवर्क फार्मर में आते हैं, नेटवर्क फार्मर दो तरीके से होता है। नेटवर्क फार्मर,
ठीक है। तो इसमें SiO2 B2O3 P2O5, SiO2 B2O3 P2O5 ये है। ठीक है। फ्लक्सिंग एजेंट की बात करें तो हम फ्लक्सिंग एजेंट तो फेल्सपार है। इससे बहुत सारे मटेरियल हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे। आज हम इस पेपर को सॉल्व करा दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इस मटेरियल के बारे में, क्योंकि पेपर में हो सकता है रिपीट हो, क्वेश्चन ना हो, लेकिन यदि मटेरियल्स के बारे में तो पूछेगा ही कि कोई, और जितने भी हम रॉ मटेरियल्स को कंप्लीट करा देंगे तो उन सारे मटेरियल्स को वो पूछेगा ही कि इसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही। ठीक है। तो कुछ मटेरियल्स इसमें भी हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा के वीडियो को देखते हैं, तो उनको कुछ नहीं समझ में आता। यदि आपको 3 घंटे की मूवी है, उसको आप 5 मिनट में आप समझना चाहोगे तो कहाँ समझ पाओगे। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हमें पता तो चले। कमेंट करें तो आप हमें बताएं कि आप अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, आप अपने कॉलेज का नाम लिख के भेज सकते हैं, ताकि मुझे ये तो पता चले कि हमारे जो ये फिरोजाबाद के हैं, जहाँ स्टूडेंट जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ के कितने लोग देख रहे हैं, खुर्जा में जो ब्रांच है वहाँ के कितने लोग देख रहे हैं। तो कमेंट में प्लीज अपना नाम और कॉलेज का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ये हमारे रिक्वेस्ट है। इससे हमें क्या होता है, को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, को थोड़ा एनर्जी मिलती है आप लोगों के कमेंट से, लाइक से। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि इससे बहुत पैसा मिलता होगा, तो आप लोगों को हम आज हम क्लियर कर दें कि आपके ये देखने से हमें अभी कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। क्योंकि 1,000 जब व्यूज आएंगे, व्यूज पे कितना मिलता है, $1, एक $1, और इससे नीचे व्यूज पे कुछ नहीं मिलता है। तो 1,000 आप जाके देख लीजिए, मेरी वीडियो पे किसी पे 1,000 है ही नहीं, किसी पे 80 है, किसी पे 100 है। तो आपको बस हमें, आपको, आपके लिए हम बना रहे हैं वीडियो, आपके फायदे के लिए बना रहे हैं कि आप, कोई बच्चा परेशान ना हो। तो ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एक बस लाइक में ना पैसा आपका जाएगा ना कुछ जाएगा। आपका यदि पैसा कटता हो तो हम उसको भी ना कहें, लाइक कमेंट करने के लिए भी ना भूलें। ठीक है। तो यदि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमें उत्साह मिलेगा। यदि आप कमेंट करोगे कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, कुछ भी जैसा भी आप कमेंट करना चाहते हो, यदि आप करोगे तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिलेगा, थोड़ा उत्साह मिलेगा, और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट में अपना नाम प्लस अकाउंट, किस कॉलेज से आप, खुर्जा से है या फिरोजाबाद से हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हमारे कॉलेज जो फिरोजाबाद से कितने लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, कितने लोग देखते हैं, और खुर्जा से कितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है। तो प्लीज अपना नाम और नीचे अपने कॉलेज का नाम भी डाल देना, जिससे मुझे पता चले। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये से पहले जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें एक चीज और सीखना होगा। पहला तो आपको क्या है, रॉ मटेरियल्स के बारे में जानना होगा। फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स किसके, ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है। दूसरा, सिरेमिक इंडस्ट्री। तीसरा आपका है रिफ्रैक्टिव इंडस्ट्री। चौथा आपका है स्टील इंडस्ट्री, स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो इन सब में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, आज सभी रॉ मटेरियल, सभी कच्चे पदार्थों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए सारे रॉ मटेरियल्स। हम कराएंगे इसको, और अच्छे से कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिटेल्स में कराएंगे। अभी आज पेपर सॉल्व करा रहे हैं कि तो आपका थोड़ा टेंशन खत्म हो, टेंशन दूर हो, टेंशन को कम करें। आप लोगों को हवा लग रहा है कि अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक बहुत लगती है। हाँ, रियली ये तो रियल है कि बैक बहुत लगती है। हम रिकॉर्ड रहा है कि 2-4 लड़के ही पास होते हैं। तो ये आप हवा मत बनाइए, जितना आप हवा बनाएंगे वो आपको आते हुए फिर भी नहीं आप करके एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सिंपल सी जैसे जैसे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझते जाइए और उसी को लिखिए वहां पर। ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन आता है। दूसरा एक टॉपिक और है, फेज रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज रूल। ठीक है, फेज रूल। तीसरा है आपका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम,
फेज रूल, फेज डायग्राम, और चौथा आपका है रिएक्शंस। ये 4 पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री निकल जाएगा, निकलेगा ही नहीं, आपका 40 प्लस नंबर आएगा। ये मैं वादा करता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो बैक से डर रहे हो कि बैक लग जाएगी, बैक लग जाएगी, यदि आप ये 4 चीजें तैयार कर लो, क्या है, रॉ मटेरियल्स, फेज रूल्स, फेज डायग्राम, और तुम्हारा रिएक्शंस, जो भी क्रियाएं होती है, रिएक्शंस किसके बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको आप तैयार कर ले तो आपका 40 प्लस, 40 से ज्यादा नंबर आपको आएंगे। जो लोग सोचते हैं कि 17 नंबर किसी तरीके से आ जाए, उनको मैं वादा करता हूँ कि उनका 40 40 प्लस नंबर आएगा, यदि ये 4 चीजें आप तैयार कर लेते हो, रेडी कर लेते हो, तो आपको आना ही आना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं यहीं से हम। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका फेज रूल, पहले आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हम कराएंगे फेज रूल। फेज रूल्स क्या होता है? तो एक कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था जिसके अनुसार हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 चीजें उसमें हम पता कर सकते हैं। क्या है, पहले फार्मूला लिख देते हैं, रूल्स क्या है, फार्मूला क्या है। तो ये उसका रूल्स होता है एफ, सॉरी, फेज रूल्स। तो उसका फार्मूला, यानी फार्मूला क्या है, एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसी को, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये दो फार्मूले हैं। ठीक है, इन दो फार्मूलों को आप याद रखिए। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था कि कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर एफ क्या होता है, पी क्या होता है, ये ध्यान से देखिए, ये हमेशा 5-10 नंबर का आता है। इसको अभी पेपर कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो एफ का मतलब क्या है पहले, तो इसको हम सिंपली ऐसे रटने के लिए, याद करने के लिए पहले हम याद कर लेते थे, फैमिली। फैमिली एफ से क्या हम मान लेते थे, फैमिली याद करने के लिए। अभी इसका मीनिंग बताएंगे, फैमिली। फैमिली में क्या होना चाहिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, है ना। पेरेंट्स है, फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स और उनके बच्चे, और बच्चे कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम बताते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग। एफ से होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स उसमें कितने पार्टिकल, कितने फेजेस हैं जो फ्रीडम रूप में स्वतंत्र रूप से उसमें रह सकते हैं। दूसरा आपका है फेज, पी से होता है आपका फेज, और आपका सी से होता है कंपोनेंट। ठीक है, टू तो प्लस है, कॉमन है। ठीक, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है फेज, फेज रूल से। इसके तरह, इसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, फेज कितने हैं, कंपोनेंट उसमें कितने मौजूद है। ठीक है, तो फेजेस के लिए आपको 3 फेजेस का आप पढ़ते चले आ रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उसमें स्वतंत्र रूप से कितने रह सकते हैं फेज। यदि फेज की बात करें तो कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन से फेजेस की यदि हम बात करें, फेज कौन कौन से फेज हो सकते हैं, अवस्था कौन कौन सी हो सकती है। पहली सॉलिड हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड। तीसरा आपका क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। चौथा आपका है लिक्विड प्लस थोड़ा गैस होता है, गैस हो सकता है। और पांचवा आप सकता है गैस फेज। ये 3 अवस्थाएं रह सकती हैं। तो कितनी अवस्थाओं में वो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस, कितनी अवस्थाओं में है उसको हम कहते हैं फेज। और कंपोनेंट मतलब उसमें कितने कितने टाइप के मटेरियल उसमें मिले हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फेजेस कितना मौजूद है उसमें, फेजेस है। कंपोनेंट, सॉरी, कंपोनेंट कहते हैं कि उसमें कितने कंपोनेंट है। अब जैसे वन कंपोनेंट कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि एल्मोना है, ये वन कंपोनेंट है। और टू कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट भी जिसे भी बोलते हैं, टू कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एल्मोना सिलिका, L2O3 SiO2। तो टू कंपोनेंट, इसमें दो प्रकार के मटेरियल है, एल्मोना प्लस सिलिका है।
इसमें सिंगल है। तो इस तरीके से जब यदि दो मटेरियल को मिलाया जाता है तो टू कंपोनेंट सिंगल मटेरियल होता है वन कंपोनेंट। तो ये फार्मूला है, इसको आपको याद होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं ये निकालते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि एक एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे ये। अब ये क्या है कि इसमें दो कंपोनेंट, यहाँ आप देख सकते हैं सिलिका है और ये है एल्मोना, Al2O3। ठीक है, तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम है। तो इसमें जब इसको फेज जब इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, किसको किसको, एल्मोना Al2O3 प्लस SiO2 को मिलाकर जब इसको हीट किया जाता है तो इतने फेजेस में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे जब स्टार्टिंग में लेंगे तो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। जब उसको और हीट अप करेंगे, ठीक है, हीट अप करेंगे, हीट करते रहेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ लिक्विड और प्लस मोलाइट। मोलाइट जहाँ लिखा हुआ है आप समझ लीजिए आधा लिक्विड आधा आधा सॉलिड है। तो यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर और हम हीट करेंगे लगभग 2000 डिग्री पे, तो ये किस रूप में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये मोलाइट जो है सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ थोड़ा लिक्विड प्लस ये सॉलिड प्लस लिक्विड है। तो इसको और ज्यादा हीट करोगे तो लिक्विड में हो जाएगा, और इसको ज्यादा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें तीन फेज उसमें आ गया, तीन फेज में आ गया। कंपोनेंट कितने हैं, तो कंपोनेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक सिलिका है, दूसरा एल्युमिना। तो हम फेज बात करें, फेज बात करें हम, एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, या सॉलिड प्लस लिक्विड है। तो हम सपोज दैट मान के चलते हैं, हम मान के चल रहे हैं इसमें तीन फेजेस है। कितने हैं फेज, थ्री फेजेस है, फेजेस तो थ्री है। कंपोनेंट की सी की बात करें तो कंपोनेंट कंपोनेंट की यदि बात करें हम, तो इसमें कंपोनेंट क्या है, एल्मोना प्लस सिलिका, कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता चल गया, फेज पता चल गया, कंपोनेंट पता चल गया। अब हमें एफ नहीं पता, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एफ एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब एफ तो हमें ज्ञात ही करना है, सी हमारा सी की जगह कितना रखेंगे, टू, सी इज इक्वल टू टू, माइनस पी कितना है, थ्री प्लस टू। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो दो चार, चार माइनस तीन, एफ इज इक्वल टू वन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो जाएगा। अब अगर जो हमें एफ दिया होता, डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि दिया होता, किसी किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है, ठीक है, तो हमें फेज निकालना होता है इन तीनों में से, यानी कि एफ सी और पी। ठीक है, एफ और सी और पी, इन तीनों में से दो को दिया रहेगा और किसी एक को आपको फाउंड निकालना होगा। वो भी इस फार्मूले के द्वारा आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही क्वेश्चंस है, ये हमने दो कंपोनेंट का बताया। सिंगल कंपोनेंट अगर जो होता एल्मोना की, यदि मान लिया जाए पहला क्वेश्चन जो पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एल्मोना पूछ लिया, तो एल्मोना क्या है, क्यों 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 ओनली सिंगल कंपोनेंट है। यदि एल्मोना की बात किया जाए, Al2O3, ठीक है, सॉरी, एल्मोना की बात किया जाए, Al2O3 एक क्या है, सिंगल कंपोनेंट है, सिंगल कंपोनेंट है। अब सिंगल कंपोनेंट के लिए अगर जो आप फार्मूला रखोगे, सी, सिंगल कंपोनेंट के सॉलिड लिक्विड गैस में बदल सकता है, तो यहाँ हम मान लेते हैं फेजेस मान लेते हैं तीन है, तो सिंगल कंपोनेंट है, सी इज इक्वल वन और पी इज इक्वल फेज तीन है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू सी, क्या होगा है, सी माइनस पी प्लस टू। तो एफ सी इज इक्वल टू वन, पी माइनस थ्री है, और प्लस ये फेजेस कंपोनेंट प्लस टू है, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, तो दो एक तीन माइनस थ्री, तो एफ इज इक्वल टू जीरो। तो कोई किसी भी सिंगल कंपोनेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा जीरो रहता है। और यही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ लिया है कि एल्मोना का डिग्री ऑफ फ्रीडम, एल्मोना का फेज डायग्राम बताओ, यानी कि सिंगल कंपोनेंट का पूछ लिया है। आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में ये देख सकते हैं, ड्रा द एंड क्लीन डायग्राम ऑफ कंपोनेंट
Al2O3 system and calculate the degree of freedom on any curve any triple point of this system। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां ट्रिपल पॉइंट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए, कि इस समीकरण को आपको पूर्ण करना है, लिखना है। ये आपका है KMnO4, इसको आप बोलते, इस समीकरण को आपको पूरा करना है। हीटिंग करते हैं। अभी KMnO4 को क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट इसे बोलते हैं। जब इसको हीट करोगे तो ये कितने रूपों में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको हीटिंग पे कितने डिग्री पर, 500। तो कुछ इसमें पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं, पॉइंट को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम रिएक्शंस को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो रिएक्शन को पहले कंप्लीट करा देते हैं। तो KMnO4 हो जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग करने पर क्या होता है, पोटेशियम परमाणु हीट इतने पर डिकम्पोज होने के बाद पोटेशियम मैग्नीज पोटेशियम प्राप्त होगा। तो ये आपका सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 रूप में ये परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये 3 रूपों में परिवर्तित हो जाता है, गैसियस रूप में परिवर्तित होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ये 513 केल्विन पे हीट करते हैं। तो इस रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, मैंगनीज और प्लस ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पोटेशियम परमानेंट डिकम्पोज एट 5 513 केल्विन ऑन हीटिंग। तो क्या मिलेगा, उससे हमें पोटेशियम मिलेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलेगा, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये आपका ये रिएक्शंस यहीं पर एक कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र HNO3 द्वारा से का समीकरण को S8 का समीकरण करने पर जो सल्फर का यौगिक प्राप्त होता है उसका सूत्र दीजिए। कंसंट्रेशन यानी सांद्र HNO3 द्वारा S8 का ऑक्सीकरण करने पर, इसके द्वारा S8 का ऑक्सीकरण किससे करते हैं, कंसंट्रेशन HNO3 के कारण। तो जो सल्फर का जो यौगिक का प्राप्त होता है उसका सूत्र आपको लिखना है। तो सूत्र के लिए आपको क्या लिखना है, रिएक्शन क्या करेंगे, हमारे पास S8 है, इस पे रिएक्शंस किसका कराते हैं, HNO3। अभी हमें प्राप्त क्या होगा, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 करते हैं, 8H2SO4 प्लस 48NO2 प्लस 16H2O प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। S8 को जब इससे कंसंट्रेशन करोगे तो हाइड्रोजन सल्फेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये आपका वाटर प्राप्त होता है, ये रिएक्शंस कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आपका बोरेट क्या है, इसका सिरेमिक उद्योग में उपयोग बताइए। पहले तो बोरेट क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला हम देख देते हैं, थर्ड है जिसे सा बोलते हैं। ठीक है, बोरेट का केमिकल फार्मूला, पहले बोरेट है क्या, बोरेट, ये बोरेट होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। बोरेट इज एन एनी ऑफ सेवरल बोरान ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या है कि बोरान के साथ उसमें ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, आयंस उसमें मौजूद होते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बोरेट बोलते हैं। ये बोरेट 3 प्रकार का होता है। ठीक है, बोरेट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है ऑर्थो बोरेट, ऑर्थो ऑर्थो बोरेट, इसका फार्मूला है, ठीक है, BO3 का। दूसरा आपका है टेट्राबोरेट, नहीं नहीं सॉरी, मेटाबोरेट, मेटाबोरेट, इसका फार्मूला है BO2। उसके बाद आपका है टेट्रा, तीसरा आपका है टेट्राबोरेट।
अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज उसने पूछा है, ठीक है, वो जानना जरूरी है कि इसका श्रमिक उद्योग में उपयोग क्या है। तो इसका श्रमिक उद्योग में ये दो जगह बोरेक्स दो रूपों में यूज किया जाता है आपस। ये एक बात और ध्यान आपको देना है कि यदि, ठीक है, ठीक है, यदि सिरेमिक इंडस्ट्री पूछ ले, वो क्या पूछ ले, सॉरी, यदि क्या पूछ ले, सिरेमिक इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री में उपयोग पूछ ले, यदि क्वेश्चंस में आ जाए सिरेमिक इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशंस क्या है, तो आप सिरेमिक से ये नहीं समझिए कि केवल टाइल्स में लिखना है या व्हाइटवेयर में लिखना है। इसको, इसमें आपका ग्लास भी आता है, रिफैक्टरी भी आएगा, और व्हाइटवेयर तो आता ही है। तो इन सब में आपका एप्लीकेशन यदि आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो बोरेट जो है वो किस रूप में होता है, B2O3 बोरेक्स के रूप में होता है। बोरेट तो किस किस रूप में होता है, बोरेक्स के रूप में, ठीक है। बोरेक्स में इसका यूज किया जाता है। यदि हम ग्लास इंडस्ट्री की बात करें, कहाँ की बात करें, ग्लास इंडस्ट्री की, ग्लास इंडस्ट्री में ये केस लिया जाता है, ऐसे फ्लेक्सिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, फ्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करता है, लो टेम्परेचर में मेल्ट होने के बाद क्या है, उसको जो उसके रॉ मटेरियल को लो टेम्परेचर पे पिघलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये उसमें क्या हो जाएगा, ये ग्लास इंडस्ट्री में हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इसको एज ए अदर ऑक्सी कारक रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदर रूप में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज है सिरेमिक इंडस्ट्री में, सिरेमिक इंडस्ट्री में इसमें भी बोरेक्स के रूप में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल को फ्लक्सिंग एजेंट की तरह की बात है, रॉ मटेरियल्स को लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर मेल्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये बोरेट के बारे में हो गया कि ये उसका बोरेट का एप्लीकेशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सिरेमिक इंडस्ट्री में, तीसरा सॉरी, ये ग्लेज में यूज होता है। सबसे ज्यादा किस में यूज होता है, ग्लेज, ग्लेज बनाने के लिए बोरेक्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ग्लेज बनाने के लिए। तो ये एप्लीकेशन है। इसी तरीके से आपको मैंने बताया था कि इसी तरीके से इसको आपको पता करना है, लिखना है इसी के बारे में। ऐसे आएगा 5 नंबर 10 नंबर का कि इसका कंपाउंड बताइए, ठीक है, इसका सिरेमिक इंडस्ट्री में या ग्लास इंडस्ट्री में उपयोग बताइए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ध्यान में रखकर इसको करना होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्साइट पाउडर क्या है, इसका अनुप्रयोग बताइए। फिर आ गया क्वेश्चन, कैल्साइट पाउडर। तो कैल्साइट पाउडर पाउडर क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैल्साइट यानी कि, जिसमें कैल्साइट का मतलब है जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, तो कैल्साइट पाउडर है। जो उसको कैल्शियम ऑक्साइड हो, चूना पत्थर हो गए, ये सारे मटेरियल्स हो गए, जब उसको पीस कर एप्लीकेशन किया जाता है तो उसको कैल्साइट पाउडर कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा पाउडर जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा हाई अमाउंट में हो, हाई हाई परसेंटेज में हो, उसको कैल्साइट पाउडर बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो उसे क्या बोला जाए, कैल्साइट पाउडर बोला जाएगा। अब ये पाउडर तो हो गया, 2 नंबर, इसका क्या है, 10 नंबर का आता है, 5 5 नंबर के हैं। अब इसका उपयोग, उपयोग किसका उपयोग, कैल्साइट पाउडर का, कैल्साइट पाउडर। अब हम कहाँ कर सकते हैं भाई, हमारा ब्रांच है ग्लास एंड सिरेमिक, तो इसको वहीं पर पूछने का उसका मकसद है। नाम नहीं लिखा है तब भी आपको ग्लास एंड सिरेमिक के बारे में ही लिखना है। ग्लास, ग्लास में, रिफ्रैक्टरी में, सिरेमिक में, इन सब में यूज करना है। ग्लास एंड सिरेमिक ब्रांच है आपका। तो इसमें कहाँ पर यूज किया जाता है, तो यदि हम बात करें ग्लास इंडस्ट्री के लिए,
ग्लास इंडस्ट्री में कैल्साइट किस लिए यूज किया जाता है? तो कैल्साइट क्या है ग्लास इंडस्ट्री में, आपको किस लिए यूज किया जाता है कैल्साइट को? उसमें एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट किस रूप में यूज किया जाता है? CaO एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट, एज ए स्टेबलाइज, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए क्या हम मिलाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्या करता है? ये चमक भी देता है, चमक देता है। और इसका क्या है? डेंसिटी को ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। स्ट्रेंथ देता नहीं, सॉरी, डेंसिटी डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। डेंसिटी को क्या करते हैं? डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। हाई अमाउंट में मिलाने पर क्या होता है? ये कांच को आकाशीय बनाने लगता है। कांच को क्या बनाने लगता है? आकाशीय बनाने लगता है। यदि ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड को हम डाल देंगे तो ये आकाशीय बनाने लगता है। तो क्या है? स्ट्रेंथ, मजबूती लाने के लिए और चमक लाना है गिलास में, तो हम मिलाएंगे। डेंसिटी को कम करना है, उसके गाढ़ापन को कम करना है, तो उसको हम, इसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे। और यदि हम ज्यादा मात्रा में मिला देंगे तो कांच क्या हो? आकाश बने, बिना कांच उसमें और अदर इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी उसमें आने लगेगी, आकाशीय बन जाएगा। जो कांच बनना चाहिए वो आकाशीय बन जाएगा, ठीक है। इसका थर्मल थर्मल शॉक रेसिस्टेंस, इसको ये थर्मल कोफिशिएंट थर्मल एक्सटेंशन को वो डिक्रीज करता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सटेंशन को भी वो डिक्रीज करता है। अब बात करें हम सिरेमिक इंडस्ट्री में। सिरेमिक इंडस्ट्री में किस लिए यूज किया जाता है? व्हाइटनिंग के लिए। व्हाइटनिंग मीन्स सफेद व्हाइट वेयर बनाने के लिए, सफेदी के लिए, सफेदी के लिए, व्हाइट बनाने के लिए, सफेद चमकदार बनाने के लिए आपका यूज किया जाता है। फ्लक्सिंग एजेंट भी, एज ए फ्लक्सिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। ये सिरेमिक इंडस्ट्री में क्या है? स्ट्रेंथ लाने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? स्ट्रेंथ लाने के लिए। दूसरा क्या है? अब्रेशन रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए, अब्रेशन रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चौथा क्या है? आपको क्या है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को डिक्रीज कर देता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट के लिए। दूसरा क्या है? डेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए हम कैल्साइट पाउडर को, डेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए कैल्साइट पाउडर को हम यूज करते हैं, यानी कि उसके घनत्व को कम करने के लिए हम कैल्साइट पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। यदि समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो प्लीज। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट जरूर करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो कम से कम, देखते हैं कि इस वीडियो से कितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, एक करेक्शन कर लेना था कि ये डेंसिटी को डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है। अब समझ में हमें कंफ्यूजन कैसे होगी? यदि हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो डेंसिटी कैसे डिक्रीज हो सकती है? एक किताब में ही गलत लिखा हुआ तो शायद हमने कहीं नोट लिख कर लिया। तो ये क्या है कि स्ट्रेंथ यदि बढ़ा रहा है वो मटेरियल, तो वो डेंसिटी कम कैसे करेगा? वो डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तभी ऑपरेशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्शन हो गया, गलती से हमने बोल दिया, ठीक है, कहीं से पढ़ा भी होगा तो हमने बोल दिया उसको, तो मैं आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने जाना हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब, क्या होगा जब कुछ करेंगे? एल्मुना को क्षार से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यदि हम एल्मुना है, N2O3 है, इसको किससे क्रिया कराएंगे? बेस से। बेस मतलब क्षार, क्षार से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो यदि हम क्रिया करा के देखते हैं, एक रिएक्शन लिख के देखते हैं एल्युमिनियम को, तो रिएक्शंस में आता है 2Al प्लस 2NaOH, क्षार हो जाएगा, प्लस 2H2O। तो ये क्या बनेगा? 2NaOH, 2NaAl2, सॉरी, 2Na, 2, ठीक है, 2NaAl
O2 प्लस 3S, ये रिएक्शंस बनेगा। थ्री वो 3 बने, ठीक है। तो ये रिएक्शंस क्रिएट होगा, ये रिएक्शंस बनेगा। तो इसमें मिलेगा हमें क्या क्या मिलेगा कि कितने टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो इसका हमें लिखना है, रीजन लिखना है। तो ये रिएक्शंस हो जाएगा, रिएक्शंस हो जाएगा। तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। जब हम किसी एल्युमिनियम को किसी क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमें क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो जब हम किसी क्षार को इससे क्रिया कराते हैं तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, बोरिक अम्ल को तेज गर्म करने पर क्या होगा। जब किसी बोरिक अम्ल को हम तेज गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो बोरिक अम्ल को गर्म करने पर, बोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यानी बोरिक अम्ल का B2O3 बोरिक एसिड होता है, B2O3 बोरिक अम्ल, ठीक है। सॉरी, इसका थोड़ा फार्मूले में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ऑन हीटिंग जब S3, ये सॉरी S3BO3 को, इसको क्या बोलते हैं आप, ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या बोलेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड। जब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 370 केल्विन पर, 370 केल्विन पे जब इसके ऊपर जब गर्म करते हैं तो मेटाबोरिक में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से, इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं, S2B4O7, जब इसको हीट करेंगे तो TB2O3 प्लस H2O में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये SbO2, HbO2, सॉरी, एक मिनट, रिएक्शंस को हम लिख देते हैं, एक रिएक्शंस लिखेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। S3BO3 को जब आप 370 डिग्री से नहीं, केल्विन पे जब हीट करते हो तो HbO2, ठीक है। इसको आप और हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे 573, इसको और हीट करते हो कितने डिग्री का, 573 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब केल्विन पे जब हीट करते हो आप 573 केल्विन पे हीट करते हो, तब ये प्राप्त होता है S2B3O7, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका प्राप्त होता है ऑर्थोबोरिक, क्या प्राप्त होता है, क्या इसको क्या बोलते हैं, आर्थोबोरिक। जब इसको हीट करते हैं तो ये प्राप्त होता है आपका मेटाबोरिक। हीट कितने टेम्परेचर पर करते हैं, 370 केल्विन पे। अब ये क्या मिलता है, मेटाबोरिक एसिड मिलता है। ये क्या होता है, मेटाबोरिक एसिड। अब इसको और 573, इस मेटाबोरिक एसिड को 573 केल्विन पे आप हीट करोगे तब ये मिलता है टेट्राबोरिक एसिड। क्या मिलेगा, टेट्राबोरिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होता है। इसके अनुसार क्या है कि आप, ये जब किसी बोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो 3 रूपों में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, कौन सा, आर्थोबोरिक एसिड को, जब ये बोरिक अम्ल को जब हीट करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 370 केल्विन पे, सॉरी सेंटीग्रेड हम बार बार निकल जा रहा है मुझे, क्या है, केल्विन है, के है। तो 370 पे जब हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है SbO2, ठीक है। अब एचबी मेटाबोरिक एसिड को 573 केल्विन पे जब हीट करोगे तो ये टेट्राबोरिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट होता है, ठीक। ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था नियम क्या है, जो फेज रूल आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, फेज रूल्स,
फेज रूल्स में क्या बताया था, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, या क्या है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। इन दोनों फार्मूले के द्वारा आपका फेज रूल हो जाएगा। अब कहते हैं स्वतंत्र ग्राफ पे निकालें। इसमें क्या है, एक सॉलिड फेज है, एक फेज हो ये हो गया, एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया। फेज कितना है टोटल, टोटल फेज है P इज इक्वल टू 3। और आपको देखना होगा कौन सा कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें दो कंपोनेंट है, C इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सी के जगह आप रख दोगे 2, और ये आपका पी माइनस 3 प्लस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी हो जाएगी 2 2 4, 4 माइनस 3, एफ इज इक्वल टू 1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित के कारण बताएं एल्युमिनियम को रात भर पानी में नहीं रखते हैं। एल्युमिनियम को है जो रात भर पानी में नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सल्फेट होते हैं, आयंस होते हैं, जो कि एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए रात भर उसको हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ाया है। और प्लीज यदि आपको आपको यदि हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कितनी बार बोले, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। बार बार बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो प्लीज। आपको सब्सक्राइब करने में, आप वीडियो देखते हो, आप फायदा ले लेते हो, लेकिन एक सब्सक्राइब करने में जो कि आपको पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जुड़े नहीं है, तो आप प्लीज जुड़ जाइए। जुड़ने से क्या होता है, बेल आइकन को आप दबा लीजिएगा। तो जुड़ने से क्या होगा, जैसे हम वीडियो बनाएंगे किसी भी टॉपिक पे, आपके आपके फायदे के लिए ही बनाते हैं, और कोई श्रमिक का नहीं बनाता। क्योंकि श्रमिक के लोग के वीडियो नहीं बनाते, चैनल क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि श्रमिक के लोग हैं ही कितने, तो उन्हें क्या फायदा होगा वीडियो बनाने से। लेकिन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, तो प्लीज हमारे लिए भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, ना पैसा लगना है आपको। प्लीज सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट करना है। कमेंट करोगे तो हमें तो एनर्जी मिलेगी, हम सही कर रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी जैसा भी आप लोगों को लगे वैसा आप कमेंट करें करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम आपको लोगों को पूरे रॉ मटेरियल्स के, ग्लास सिरेमिक और के जितने भी रॉ मटेरियल्स है, ये उपयोग में आते हैं, 10 10 नंबर के, 5 5 नंबर के आते हैं, तो रॉ मटेरियल्स के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो, वो भी आपके एग्जाम से पहले आ जाएगी। ठीक है, तो गुड नाइट्स आप लोगों को।